नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक चल रही है और इस बैठक में हरिद्वार कुंभ के नोटिफिकेशन का प्रस्ताव आ सकता है। बैठक में मंत्री सदन मदन कौशिक, हरक सिंह रावत मौजूद हैं, सुबोध उनियाल वहां पर मौजूद है। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मंत्री अरविंद पांडे भी जुड़ेंगे। इसके अलावा सीएम त्रिवेंद्र आज दोपहर 12:15 बजे जिला विकास प्राधिकरणों की बैठक भी लेंगे। साथ ही वो 1 बजे कैंपा की समीक्षा बैठक भी लेंगे। सीएम त्रिवेंद्र रावत शाम 4 बजे सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करने जा रहे हैं इस बैठक में, जिसमें सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। और बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या बैठक शुरू हो चुकी है और क्या अहम रहेगा इस बैठक में? बिल्कुल नीलू, मीटिंग शुरू हो चुकी है। सीएम आवास में ये मीटिंग जारी है, जिसमें मंत्री सुबोध उनियाल मौजूद हैं, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक मौजूद हैं, मंत्री हरक सिंह रावत और मंत्री सतपाल महाराज। 2 मंत्री इस मीटिंग में नहीं है। यशपाल आर्य कहीं बाहर हैं तो इस मीटिंग में नहीं है। तो मंत्री अरविंद पांडे बताया गया कि वो वर्चुअली कनेक्ट होंगे कैबिनेट मीटिंग से। आज की कैबिनेट मीटिंग कई मामलों में अहम है, क्योंकि 1 मार्च से गैरसैंण में बजट सत्र होना है। तो बजट सत्र में क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कुछ विधेयक बजट सत्र में आएंगे, उन विधेयकों पर कैबिनेट आज अपनी मुहर लगा सकती है। इसके अलावा राजस्व, वित्त, शिक्षा, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए प्रस्ताव भी इस मीटिंग में आ सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है नीलू, जिसमें मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना एक है, ताकि जो पहाड़ में जो महिलाएं हैं उनके सर का बोझा कम किया जा सके, उसको लेकर ये योजना है। तो बहुत संभव है कि आज कैबिनेट में इस योजना पर भी मोहर लग जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है महिला सशक्तिकरण की दिशा में। तो इस लिहाज से भी आज की जो कैबिनेट बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जी। और सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री का ज्यादातर जो कार्यक्रम है वो बैठकों में ही बीतने वाला है। उनका ज्यादातर वक्त बैठकों में भी रहने वाला है। कई सारी और बैठकें हैं इसके अलावा। बिल्कुल, कैंपा की समीक्षा मीटिंग भी है नीलू। कैंपा में राज्य सरकार ने अभी केंद्र से एडिशनल बजट मांगा था, करीब 150 करोड़ का। वो बजट भी राज्य सरकार को मिल चुका है। तो आज उसके संबंध में भी एक मीटिंग होगी। इसमें करीब 40 करोड़ रुपया ग्राम प्रहरियों के लिए रखा गया है। ग्राम प्रहरी यानी कि जो ग्रामीण हैं, जो प्रवासी उत्तराखंड में लौटे हैं, उनको उनके घर पर ही काम मिलेगा, जिसको फायर मैनेजमेंट के तहत भी इन लोगों को रखा गया है। कि अब क्योंकि गर्मियों का सीजन है, फायर वॉचर वन विभाग रखता है, तो एक योजना है कि जो गांव में बेरोजगार युवक हैं उनको 10,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह पर उनको फिलहाल रखा जाए। तो इसके लिए 40 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान है। तो आज ये तय हो सकता है कि इनकी, क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, इनकी नियुक्तियां हो सकता है कि मार्च से ही सरकार बड़े पैमाने पर जो एक टारगेट रखा गया है कि करीब 10,000। बिल्कुल, तो सुनील, कहा जा सकता है आज कई अहम बैठक और कई अहम फैसले आज लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुद्रप्रयाग में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर चारधाम सड़क परियोजना के तहत बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य का मलबा गंगा और उसके सहायक नदियों में डालने की खबर को प्रसारित करने के बाद जिला प्रशासन ने खबर का संज्ञान लिया और मामले की जांच के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित कर दी है। ये टीमें संयुक्त रूप से मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपेगी, जिसके बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नदियों में गलत तरीके से मलबा डाला जा रहा है। इस क्रम में जो पब्लिक से शिकायत प्राप्त हुई हैं, जो विभिन्न सोशल मीडिया से, मीडिया के माध्यम से जो शिकायत प्राप्त हुई हैं, उसके क्रम में एक समिति का गठन करते हुए एक रिपोर्ट मंगवाई गई है, एक जांच मंगवाई गई है, जिसमें यदि किसी भी जगह पे किसी भी कार्यदायी संस्था के द्वारा गलत तरीके से मलबा नदियों में डायरेक्टली डाला जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करके उसकी आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। और टेरी से भी कुछ इसी तरह की खबर है। न्यूज 18 की खबर का यहां पर असर हुआ है। चारधाम परियोजना के मलबे का मामला, नदी में मलबा डालने का मामला है। चमोली ने संज्ञान, प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और मामला अब भेज दिया गया है। वहां पर प्रशासन की टीम को भेजा गया ताकि वो देख सके कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है। नियमों की अनदेखी पर अब कार्रवाई की बात हो रही है।
बातचीत करने के लिए सौरभ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, लगातार हम ये खबर दिखाते रहे हैं कि किस तरह से ऑल वेदर रोड वहां निर्माण हो रहा है, या फिर जो वहां पर जिनको ठेकेदारी दी गई है वो पूरा मलबा नदियों में डालते हैं। अब इस पर संज्ञान लिया गया और संज्ञान के बाद किस तरह की कार्रवाई हो रही है प्रशासन की तरफ से? न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। लगातार हमारे द्वारा दिखाया जा रहा था कि NH 58 पर जो ऑल वेदर प्रोजेक्ट के जरिए जो कार्यदायी संस्था है उसकी लापरवाही लगातार सामने आ रही थी, और यहाँ पर जो पहाड़ी का कटान किया जा रहा था और जो मलबा है वो लगातार नदी में डंप किया जाता है। न्यूज़ 18 द्वारा बार बार इस खबर को दिखाया गया, उसके बाद प्रशासन द्वारा इसका संज्ञान लिया गया, जिसके बाद अब मौके पर प्रशासन द्वारा एक टीम भेजी गई है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही सामने आती है तो इस पे चालान किया जाएगा और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो कंपनी, इससे पहले भी जब हमने खबर दिखाई थी तो उसमें ये कहा गया था कि यहाँ चालान की प्रक्रिया की जाए, लेकिन प्रशासन भी इसमें थोड़ा सा ढीला रवैया अपनाया हुआ था। लेकिन अब जाके न्यूज़ 18 ने जब बार बार इस खबर को दिखाया तो प्रशासन ने बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने बार बार इस खबर को दिखाया और कहीं ना कहीं आपदा का एक कारण, बड़ा कारण ये भी है, इसलिए अब प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चमोली के ऋषिगंगा में बनी झील से पानी निकलने के लिए ITBP और SDRF की जवानों ने अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। ये जवान झील में पड़े मलबे और पेड़ों को हटा रहे हैं जिससे झील का पानी निकल सके। और कुंभ को देखते हुए जलीय जीवों के हमले से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए वन विभाग घड़ियालों और मगरमच्छों की टैगिंग करने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में मगरमच्छों की संख्या करीब 451 है, वहीं घड़ियालों की संख्या करीब 77 है। इनमें भी इनकी बड़ी संख्या हरिद्वार में है। इनके चलते ही हरिद्वार में इनके हमले के मामले भी सबसे ज्यादा सामने आते हैं। अब जबकि कुंभ आने वाला है, इसके चलते वन विभाग की चिंता भी काफी बढ़ गई है। इसलिए वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की मदद से हरिद्वार के चिन्हित क्षेत्रों में घड़ियालों और मगरमच्छों की ट्रैकिंग करने जा रहा है। पिछले कई वर्षों में देखा गया है कि इस समय में बरसात से पहले घड़ियाल की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है मानव वन्यजीव संघर्ष में। तो WIA के साथ और GTZ के साथ एक प्रोजेक्ट चालू किया। आज मीटिंग हुई थी, तो उसके लिए रेडियो को उनका टैगिंग करेंगे ताकि देखा जाए कि उनकी मूवमेंट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ताकि भविष्य में इससे बचा जा सके। इसके साथ ही प्रदेश में पहली बार चमोली और जोशीमठ में आबादी वाले इलाके में आने के आदी हो चुके भालुओं का भी रेडियो कॉलर किया जा रहा है। भालू के लिए कॉलर मंगा रखे हैं, जल्दी ही आ जाए, क्योंकि जोशीमठ और चमोली में काफी भालू की समस्या आ रही है। तो उनको रेडियो कॉलर से उनका व्यवहार और उसके आने आवागमन के रास्ते पता चल सके। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि टैगिंग करने से इन वन्य प्राणियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है, जिससे किसी भी संभावित हमले को टाला जा सकता है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा के 79 गांवों का चयन किया गया है। ये ऐसे गांव हैं जहां पर 50% से ज्यादा लोग गांव से पलायन कर चुके हैं, जिनमें से 22 गांव में पहले चरण का काम शुरू कर दिया गया है। इसके तहत इन गांवों में चाय बागान विकसित करना, बंदरों के आतंक को कम करने के लिए ताबड़तोड़ जैसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही गांव में ही स्वरोजगार को लेकर भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इसमें अभी प्रथम फेज़ है। कुल हमारी करीब 79 ग्राम सभाएं आइडेंटिफाइड हैं जहां पे पलायन 50% से ज़्यादा हुआ है। प्रथम चरण में 7 ग्राम सभाएं टेकअप की गई हैं 4 विकास खंडों में, और इसमें प्रमुखतः जो रोजगार सृजन से संबंधित जिसके कारण लोगों का पलायन हुआ है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। इस क्रम में हमारे पास कुछ अच्छे प्रस्ताव निकल के आए हैं। और हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जब कभी किसी तरह की समस्या आती है तो टोल फ्री नंबर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इन नंबरों पर जरा सावधानी से कॉल करें, क्योंकि आप ठगी का भी शिकार हो सकते हैं। कैसे, आप खुद ही देखिए। पूरी दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है और आए दिन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। जैसे जैसे लोग सतर्क और सावधान हो रहे हैं, वैसे वैसे ही ऑनलाइन अपराध करने वाले अपराधी भी शातिर होते जा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में किस तरह की समस्या आने पर ग्राहक अक्सर टोल फ्री कस्टमर नंबर पर फोन करते हैं,
लेकिन अब ये भी सुरक्षित नहीं बचा है, क्योंकि साइबर अपराधी भी इन टोल फ्री नंबरों को इस्तेमाल कर लोगों से ठगी करने लगे हैं। सर, मैंने कुछ टाइम पहले एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से कुछ शॉपिंग करी थी, अपना ऑर्डर प्लेस किया था। उसके रिटर्न के लिए मैंने उसका कस्टमर केयर नंबर जो गूगल से लिया था, मैंने गूगल से नंबर लेके वहाँ पे कॉल की है। वहाँ पर उस नंबर पे कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया था मेरे ही नंबर पे, और जैसे ही उन्होंने कहा था ये लिंक सेंड करके आपको कुछ डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, पर जैसे ही उन्होंने लिंक सेंड किया है, मैंने उसको टैप करने के बाद ही मेरे पास थोड़ी देर में डिडक्शन अमाउंट आता है कि मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं। साइबर अपराधियों से बचने के लिए पुलिस के साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कंपनी के आधिकारिक साइट से ही नंबर लें और सतर्क रहकर ही इनका इस्तेमाल करें। कि हमेशा कोशिश ये करिए कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं या फिर आपके पास ऑलरेडी वो नंबर कहीं ना कहीं से सेव्ड हो, तभी उस नंबर पे आप मिलाएं। किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी ऐसे अनजान वेबसाइट पे, किसी भी सर्च पोर्टल पर जाके किसी कस्टमर केयर नंबर ना ढूंढें। तो आगे से आप हमेशा टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल करते वक्त सावधान और सतर्क रहें, नहीं तो एक गलत क्लिक आपको ठगी का शिकार बना सकता है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। और पिछले 1 साल से बंद राज्य की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अब फुल टाइम खुलने जा रहे हैं। 1 मार्च से सभी कॉलेज खुल जाएंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्धन ने इसके आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए शासन ने सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज को ऑफलाइन मोड पर खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसमें फर्स्ट और लास्ट सेमेस्टर के ग्रेजुएशन के थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की क्लास ऑफलाइन मोड्स में चलाई जाएंगी, यानी आप कॉलेज में छात्रों का पहुंचना होगा। शिक्षा के जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोविड-19 के मानक और भारत सरकार और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के जो दिशा निर्देश हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए 1 मार्च से उनको फिजिकली ओपन करने का निर्देश दिए गए हैं। और रुड़की के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के कुंज बहादुरपुर गांव में करोड़ की लागत से बना छात्रावास बदहाल हालत में है। मोहितपुर का कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय इस छात्रावास में शिफ्ट होना था, लेकिन भवन की स्थिति देखते हुए अब तक ये नहीं हो पाया है। विधायक ममता राकेश का कहना है कि भवन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा और इसमें अस्पताल खोला जाएगा। में पूर्व समय से ही संचालित वहाँ पर किया जा रहा है। वहाँ पर बात हुई थी, जो छापुर विद्यालय चल रहा है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय, उसे शिफ्ट करने की वहाँ बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर छात्र संख्या ज़्यादा होने की वजह से वहाँ वो बालक अभी नहीं आ सके। करोड़ की लागत से बना, उसे बेकार नहीं जाने देंगे, निश्चित रूप से उसका सदुपयोग किया जाएगा। उसमें और गैर सैंड विकास परिषद की मीटिंग में उस समय अजीब सी स्थिति पैदा हो गई जब विधानसभा अध्यक्ष ने एक कर ऑफिसर से परिचय मांगा। बारी सिंचाई विभाग की आई तो कोई जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं था। जो अफसर मौजूद था तो उन्होंने सफाई दी कि अपर सचिव सिंचाई पहुंच रहे हैं। जब विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा कि अपर सचिव कौन है, तो सिंचाई विभाग के अफसर अपने ही विभाग के अपर सचिव का नाम नहीं बता पाए और बिना जवाब दिए सीट पर बैठ गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने मीटिंग में ही कड़ी नाराजगी जाहिर की। जो हमारे एक अधिकारी थे, जो अपने जिस प्रकार से मैंने उनसे पूछा, तो ये थोड़ा सा इसमें कष्ट तो होता है कि ये चीज़ की जानकारी जो बहुत सामान्य चीज़ है वो कभी कभी देखने में नहीं मिलती है, तो थोड़ा खराब लगता है। और हरीश रावत रुड़की के पास भगवानपुर के कुंज बहादुरपुर गांव पहुंचे। यहां पर किसान पद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान ममता राकेश, फुरकान अहमद समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। हरीश रावत ने कहा कि वो किसानों के संघर्ष के साथ है और उनकी यात्रा का मकसद किसानों को मजबूत करना है। 1957 के किसान विद्रोह में जिन्होंने अगुवाई की और अंग्रेजों का मुकाबला किया, हम उनके चरणों से अपनी पद यात्रा प्रारंभ करें। और हरिद्वार में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री पूनम भगत की बहू की संदिग्ध मौत हो गई। मामला ज्वालापुर कोतवाली का है। यहां पर खबर मिली कि महिला ने फांसी लगाई। 2 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी और अब नवविवाहित की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है और ससुराल पक्ष के घर में तोड़फोड़ भी की। मौके पर तनाव के बाद भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया।
मृतक अंशिका की शादी दिसंबर महीने में हुई थी। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों ने, चूंकि लड़की के परिजन पहले ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा ये बताया गया कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोल करके अंदर देखा तो लड़की पंखे से लटकी पड़ी थी। उस समय संभवतः उनकी सांस हल्की फुल्की चल रही थी, इसीलिए तत्काल वहां से पुलिस भी पहुंच गई थी तो भेज दिया था अस्पताल को। अभी मृत घोषित हुए हैं। जो भी चीज़ें आएंगी प्रकाश में मेडिकल परीक्षण के बाद आएंगी, उसके बाद ही हमारे द्वारा अग्रिम कार्रवाई तहरीर मिलने पर की जाएगी। और हरिद्वार महाकुंभ में आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र नागा सन्यासियों का पहुंचना शुरू हो गया है। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़ों में से एक निरंजनी अखाड़े की पेशवाई 3 मार्च को निकलेगी, जिसमें बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शिरकत करेंगे। हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के प्रांगण में पहुंचे नागा सन्यासियों का स्वागत किया गया और इसी के साथ निरंजनी अखाड़े में कुंभ से जुड़े धार्मिक कार्यों का आगाज हो गया। कन्या पूजन किया है और हमारे नागा आने शुरू हो गए हैं और हमारे नागाओं के द्वारा ही कन्या पूजन हुआ है। कुल कितने नागा इस कुंभ में आने खड़े? देखिए, जहाँ तक मुझे आशा है हजारों की संख्या में नागा हमारे यहाँ आएंगे जो एसएमजन पीजी कॉलेज में प्रवेश करेंगे। और उत्तराखंड में नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब इससे नशा छोड़ चुके युवा भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जो लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। नशे की लत में करीब 20 साल रहे योगेश थापा आज नशा छुड़ाने को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और आज नशा छोड़ अपना बिजनेस चला रहे हैं। वहीं कुछ ऐसा ही जितेंद्र के साथ भी हुआ। नशे की लत में रहे जितेंद्र अब नशा छोड़ चुके हैं, अपनी नई जिंदगी जी रहे हैं। कुछ समय पहले मैं इस नशे की लत से ग्रस्त था और आज मैं इस नशे की लत से मुक्त हूँ और एक सोबर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगता है और मैं यहाँ पे जो जीवन मुझे मिला है वैसे जीवन और भाइयों को भी मिल सके, उसकी पहल के लिए, उस जागरूकता के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बिजनेस भी अपना मेरा 2 बिजनेस भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल्स का और दूध का है ही मेरे पास, दूध रोज करता हूँ। तो ये सब अचीव किया है नशे छोड़ने के बाद। उसे ये सब मेरे लिए सपना था कि मैं इससे बाहर आ गया और काम कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर जागरूक किया जा रहा है। बाल आयोग के अध्यक्ष उषा नेगी का भी कहना है कि आयोग नशे के खिलाफ बस्ती बस्ती अभियान चलाएगा। लोगों को नशे को लेकर जागरूक भी किया जाएगा। पूरे नशे से लिप्त हो गए हैं बच्चे, युवाओं पर इसका बहुत ज्यादा जो है दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसको हम लोगों को लग रहा है कि अब ये सब चीज़ों के लिए आवश्यकता है कि इसको एक जन आंदोलन बनाया जाए और जन आंदोलन बनाकर इसमें सब लोगों को अवेयर किया जाए। नशे के खिलाफ अभियान को लेकर ये एक अच्छी पहल है, जिसमें नशा छोड़ चुके युवा भी इस अभियान से जुड़ रहे हैं और लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं। देहरादून से भारती सिकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नैनीताल का टीबी अस्पताल अपने कायाकल्प की बाट जो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी इसमें अब तक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल नहीं बन सका है। एक जमाने में भवाली का टीबी अस्पताल लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए जाना जाता था। इस अस्पताल का महत्व कितना था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ पर कमला नेहरू और महादेवी वर्मा जैसी हस्तियों ने भी अपना इलाज करवाया। लेकिन आज ये अस्पताल खुद बीमार हो गया है। 2018 में हाईकोर्ट ने इसमें 6 महीने के भीतर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हो सका, जिससे कोर्ट की अवमानना भी हो रही है और लोग भी खासे परेशान हैं। पूरे क्षेत्र के लोग सब स्वास्थ्य के लिए बहुत परेशान हैं। इसमें हमें बाध्य होकर फिर से अवमानना के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण में दोबारा जाना पड़ेगा। इसका तो पूरे क्षेत्र को, यहाँ पर अस्पतालों की बहुत कमी है। पहाड़ के लोग हैं, यहाँ से उनके पास हल्द्वानी या और बाहर जाने से अलावा कोई रास्ता नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। जो डायरेक्शन अभी मिले हैं माननीय उच्च न्यायालय के और शासन के, तो वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा कि हम उसको शीघ्र से शीघ्र कार्य को अंजाम दें। 1912 में बने और अपने में इतिहास समेटे इस टीबी अस्पताल का कब कायाकल्प होगा, ये देखने वाली बात है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।